लेकिन वोटर्स को गाड़ी में लेके आना अपनी, धर्म के आधार पर वोट मांगना, जाति के आधार पर वोट मांगना, रिश्वत प्रलोभन देकर वोट मांगना, ये सारे अधिनियम तक ही सीमित हैं। धरातल पर इनका कोई प्रकार का उपयोग नहीं किया गया है। कहीं कहीं होता है, कोई उपवास स्वरूप होता है, लेकिन ज्यादातर इन सारे अधिनियमों की धज्जियां ही उड़ाई जाती है। हाँ तो भाई पिछली क्लास में धारा 3 से लेके 20 तक, पिछली क्लास में आप 3 से लेकर 20 तक पढ़ी। 20 में आप पढ़ी थी बात के, हाँ 20 में आप पढ़ी थी कि कर्तव्य भंग है। यदि सरकारी कर्मचारी चुनाव के अंदर अपनी ड्यूटी देते हुए व्यक्ति यदि कोई प्रकार के अपने कर्तव्य का भंग करता है तो उसके लिए क्या शास्ति है, मतलब कि क्या पनिशमेंट है, क्या जुर्माना लगाया गया जाता है, वो सारी बातें हमने पढ़ ली थी धारा 20 में। आज धारा 21 में पढ़नी है सदस्यों की अयोग्यताएं, सॉरी सदस्य की योग्यताएं, कि सदस्य कौन से योग्य होंगे चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, 14 में धारा 14 में थी कि नगर पालिका में जो चुनाव में जो वोट देते हैं मतदाता जैसे हम, उनकी क्या योग्यता या अयोग्यता है। धारा 21 में जो सदस्य चुनकर हम भेजते हैं उनकी क्या योग्यताएं रहेंगी। तो पहली योग्यता यह है कि उसके घर में पहली बात खुला शौच नहीं होना चाहिए। खुला शौच मेरा कहने का मतलब है घर में स्नानागार और घर में ही, हाँ घर में ही बाथरूम टॉयलेट होना चाहिए, उसके घर में स्वच्छ होना चाहिए वो भी। उसके बाद में वह 21 वर्ष से ऊपर की आयु का होना चाहिए, 21 से कम नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए आयु है, मतदान के लिए 18 वर्ष है और चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है। तो 21 वर्ष उसकी आयु पूर्ण होनी चाहिए, घर में टॉयलेट होना चाहिए, और क्या बात है, उस वार्ड का निवासी होना चाहिए। हाँ, और फिर एक बात और कि यदि किसी चुनाव के दरमियान उससे पहले जो आरक्षित सीट का, जैसे कि आरक्षित सीट होती है कि भाई एससी की सीट है या एसटी की सीट है या ओबीसी की है या महिला कोटा है या फिर जनरल है, जैसे कि ओबीसी की सीट है या आपकी ओबीसी की सीट आई है, तो ओबीसी ही व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीट ओबीसी की है और जनरल वाला अपनी दावेदारी निभा रहा है, नहीं, जनरल वाला उसमें अपनी दावेदारी नहीं निभा सकता, ओबीसी वाला इसमें दावेदारी निभाएगा। ये पहली बात कि तो आरक्षित वर्ग का होना चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए और 21 वर्ष से पूर्ण होना चाहिए, और उस वार्ड के उसमें उसका नाम होना चाहिए कि उस वार्ड में उस वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, तो धारा 21 में ये बात लिखी हुई है कि कौन व्यक्ति योग्य होगा। फिर धारा 22 में लिखा गया है कि एक व्यक्ति, जैसे कि एक व्यक्ति है, वो मान लो कि एक व्यक्ति है, वो एक स्थान पर ही आप लोग चुनाव लड़ सके, मतलब कि एक वार्ड से ही आप नाम दाखिल कर सके। यदि एक वार्ड से आप नाम दाखिल करें तो वो योग्य है। यदि 1 से अधिक वार्ड पर आप नाम दाखिल नामांकन दाखिल करें तो वो अयोग्य मानो दसी। यदि मान लो कोई एक व्यक्ति जिसको है वो वार्ड नंबर 20 से भी आप नामांकन दाखिल कर दे और वार्ड नंबर 21 से भी आप वार्ड नामांकन क्या कर दे, दाखिल कर दे, तब सरकार क्या प्रावधान करती है कि तब सरकार ये कहती है कि वह अपना नामांकन वापसी की अंतिम तारीख को 3 PM से पूर्व वह अपना नाम लिखित नोटिस देकर उसने जिस भी एक वार्ड से अपना नामांकन दाखिल किया है, दोनों में से किसी एक वार्ड से अपना नाम वापस ले ले तो ठीक है, नहीं तो वह दोनों वार्ड से या दोनों वार्डों से उसका चुनाव, उसका निर्वाचन रद्द माना जाएगा। ठीक है, कि मान लो कोई एक व्यक्ति जिसको है नहीं, आपने भाषण में देखो कि एक व्यक्ति अलग अलग या एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ सके। यदि वो 15 नंबर वार्ड रहे तो 15 नंबर वार्ड चुनाव लड़ सी, यहाँ कौन के 15 में दे दी और आप नामांकन 30 में दे दी, तो वो व्यक्ति ने अयोग्य मानते हुए सरकार दोनों स्थान का निर्वाचन रद्द कर दे सी। नहीं तो मेरे बात सर एक अप्रूवल रखो है कि नामांकन री बाप श्री अंतिम तारीख ने 3:32 पहला दोपहर 3:32 पहला वो आप नाम एक जगह से कटवा ले तो बढ़िया है, नहीं तो मैं दोनों जगह से ने काट दे सा। आ बात में कह रही है। ठीक है, हाँ, एक दो स्थान से लड़ सके वो नहीं, कौन लड़ सके, एमएलए में अलग बात है, वो 2 स्थान से कौन लड़ सके। हाँ ठीक है, क्या बात करी, जैसे कि धारा 21 में
सदस्यों की अर्हता, अर्हता मतलब की योग्यता, ठीक है। अर्हता और योग्यता, पहली योग्यता क्या होगी, एकदम सिंपल सी पहली योग्यता है कि घर में शौचालय होना अनिवार्य है। घर में पहली, सॉरी हाँ, पहली योग्यता है कि घर में शौचालय होना क्या है, अनिवार्य, कंपल्सरी है। अच्छा वो भी स्वच्छ, ऐसा नहीं कोई जैसे ऐसे कचरे में पड़ा है, नहीं, शौचालय स्वच्छ होना अनिवार्य। दूसरी बात है कि उसकी 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 21 वर्ष से एक दिन भी पूर्व छोटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में वह उस वार्ड का निवासी हो, उस वार्ड का निवासी होना चाहिए, उस वार्ड का निवासी हो और संबंधित आरक्षित सीट से हो, संबंधित आरक्षित सीट से हो। शौचालय 21 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, उसकी आयु, उस वार्ड का निवासी होना चाहिए और संबंधित आरक्षित सीट से होना चाहिए, धारा 21। फिर धारा 22, धारा 22 कहती है एक स्थान से अधिक या एक वार्ड से अधिक वार्डों पर निर्वाचन से निबंधन पर कि एक व्यक्ति, जैसे कि ए व्यक्ति है, वह दो अन्य वार्ड से, जैसे कि वार्ड नंबर 1 या वार्ड नंबर 2 है, ये वार्ड की संख्या है, जैसे कि वार्ड 1 या वार्ड 2 है, तो एक से अधिक वार्डों पर चुनाव नहीं लड़ सकता, कि मतलब कि एक से अधिक वार्ड या एक से अधिक वार्ड के पर निर्वाचन उसका नहीं माना जाएगा, अपना नाम दाखिल नहीं करवा सकता। यदि करवा भी लेता है तो उसकी तय समय सीमा से, जैसे कि एक व्यक्ति है, जैसे कि एक व्यक्ति मैं हूं, जैसे कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं पार्षद का, मैंने स्वयं ने मन बना लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन मेरे निजी जो संबंधी है वो नहीं मान रहे, मैंने चुनाव लड़ लूंगा आपको, ठीक है, तो मैं क्या करूं, अपना नाम, सरकार एक मोहलत देती है कि अपना नाम एक निश्चित तारीख से पूर्व आप अपना नाम हटा सकते हैं, अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। उसी तारीख को यदि एक कोई व्यक्ति ने एक स्थान और दूसरे स्थान पर भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वह इसी निश्चित तारीख पर दोपहर 3 बजे से पूर्व लिखित नोटिस द्वारा, किसके द्वारा, लिखित नोटिस द्वारा अपना नाम कटवा सकता है, नहीं तो उसका जो निर्वाचन है वो पूर्ण रूप से रद्द माना जाएगा। निर्वाचन होने के बाद में उसका निर्वाचन है ना, उस व्यक्ति का निर्वाचन रद्द माना जाएगा, ठीक है। तो धारा 22 में बात लिखी है कि एक व्यक्ति दो जगह से नाम को दाखिल कर सके, कर भी लेवे तो एक निश्चित तारीख से पूर्व, एक निश्चित समय से पहला बिना अपना नाम लिखित नोटिस द्वारा कटवाना पड़े, नहीं तो राज्य सरकार बिना आप ही बॉयकॉट कर देती। आप बात में लिखी धारा 22। धारा 21 में सदस्य की अर्हता, शौचालय 21 वर्ष पूर्व आयु की उस वार्ड का निवासी होना चाहिए और संबंधित आरक्षित सीट से हो। और धारा 22 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक से अधिक स्थान पर नामांकन दर्ज नहीं कर सकता, कर भी लेता है तो वह उसका निर्वाचन अंतिम रूप से रद्द माना जाएगा। और यदि बिरो कार्ड जो छापे तो जो है कि नहीं मन कहीं ना कहीं करना चाहिए, तो कुछ नामांकन दाखिल रही अंतिम तिथि से 3 बजे दोपहर 3 बजे लिखित नोटिस द्वारा वो निर्वाचन आयोग से माफी मांग सके और आप नाम एक स्थान से कटवा भी सके, ठीक है। आप बात में लिखी धारा 21 और धारा 22। आ तो बात आओगी मेरे बाद में एक चुनाव से पहला आप बात देखो कि चुनाव में जितनी भी पार्टी दल है, ये उस पार्टी दल के जो संबंधित कार्यकर्ता है या उस व्यक्ति विशेष के जो कार्यकर्ता है, घनिष्ठ व्यक्ति है, वो चुनाव से पहले, निर्वाचन से पूर्व उस व्यक्ति का प्रचार या प्रसार करते हैं। किसके माध्यम से? ध्वनि विस्तारकों के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से करते हैं। तो क्या ये चुनाव के उसी दिन तक कर सकते हैं? नहीं। धारा 23 कहती है कि ध्वनि विस्तारकों पर प्रतिबंध। राज्य निर्वाचन आयोग जब निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर देता है तो उस अधिसूचना के बाद में यदि किसी भी दल का, किसी भी व्यक्ति का कार्यकर्ता या व्यक्ति स्वयं ध्वनि विस्तारक, बैनर, होर्डिंग के माध्यम से उस पार्टी, उस पक्ष या उस व्यक्ति का प्रचार या प्रसार करता है,
तो उस पर उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। 2 से 5,000 जुर्माना है। और जुर्माना के बाद में ये भी नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकता है, नहीं, उसे 6 वर्ष के लिए चुनाव से प्रतिबंधित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि वो 6 वर्ष तक चुनाव को नहीं लड़ सके। 5 साल में एक बार चुनाव गए और अगले साल 6ठो वर्ष चुनाव फिर उसी वो लड़ सके। 10 साल मेरा गया, ये वास्ते एकदम इन्हें तारे सुटाइट करी उड़े कि वो चुनाव को लड़ सके। तो 6 वर्ष तक वो कह रहे प्रतिबंध रहे 2 से 5,000 रुपये क्या हो जैसी जुर्माना हो जैसे यदि कोई प्रकार व्यक्ति इस प्रकार काम करे। ठीक है, तो मैं क्या लिखी बात है, ध्वनि विस्तार को प्रतिबंध। धारा 23 में, धारा 23 धारा ध्वनि विस्तारक प्रतिबंध। क्या प्रतिबंध है कि राज्य निर्वाचन आयोग है जिसको चुनाव री अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में यदि कोई ने पासी के कोई भी एक तो होर्डिंग के माध्यम से बैनर के माध्यम से या कोई लाउड स्पीकर के माध्यम से किसी का प्रचार या प्रसार कर रहा है तो उस पर उल्लंघन पर करने पर 5,000 तक क्या है, 2 से 5,000 का जुर्माना भी है और वह 6 वर्ष के लिए क्या रखा गया है, पूर्ण रूप से प्रतिबंध। वह 6 वर्ष तक अयोग्य घोषित रहेगा व्यक्ति। धारा 23 में इस प्रकार की बातें की गई है कि ध्वनि विस्तारकों पर प्रतिबंध। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में यदि कोई व्यक्ति किसी दल, पार्टी, पक्ष या किसी व्यक्ति का प्रचार प्रसार होर्डिंग, बैनर या स्पीकर के माध्यम से करता है तो वह व्यक्ति को उल्लंघन करने उस नियम का उल्लंघन करने पर 2 से 5,000 का जुर्माना रखा गया है और 6 वर्ष के लिए उसे पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। आ धारा होगी धारा नंबर 23। अब एक बात और, एक इंपॉर्टेंट बात और है। धारा 21 में सदस्य की योग्यता दी थी, क्या क्या योग्यताएं होंगी। 22 में एक व्यक्ति अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता। 23 चुप पलक की ध्वनि विस्तारकों पर प्रतिबंध। अब 24 में, अगर 21 में पढ़ा था कि सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी तो 24 में लिखा हुआ है सदस्यों की अयोग्यताएं। क्या कौन व्यक्ति है जो पार्षद का चुनाव या वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकता। पहली बात लिखी गई है इसमें कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष दोषी पाया गया हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कि न्यायालय के समक्ष दोषी पाया गया हो, ठीक है, अपराध में लिप्त पाया गया हो तो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी बात, यदि वह न्यायालय के समक्ष 5 वर्ष तक की अपनी जेल काट के आ चुका हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। 5 वर्ष, नोट करके बता रहा हूं, 5 वर्ष का समय बताया गया है कि 5 वर्ष यदि कोई व्यक्ति जेल में अपना काट दे तो वह चुनाव के लिए प्रतिबंधित रहेगा। फिर यदि ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि जैसे कि कोई पहले सरकारी सेवा में था, सरकारी कर्मचारी था और उसके समाज में छवि अच्छी थी, अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं चुनाव लड़ूं नगर पालिका के, निगम के। हाँ, तो चुनाव लड़ने से पूर्व यदि वो अपनी नौकरी छोड़ देता है, किसी की पहले नौकरी छोड़नी पड़ती है, नौकरी छोड़ता है और चुनाव लड़ने के लिए आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यदि यह व्यक्ति सरकारी सेवा में भी भ्रष्टाचार करता था, कि वही सरकारी सेवा में भी भ्रष्ट व्यक्ति था, तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो सरकारी सेवा में दोषी पाया गया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि कोई व्यापारिक सेठ श्रौणिक संबंधित कोई व्यक्ति है, संघ का व्यक्ति है, जो खाद्य पदार्थों की सामग्री में अपमिश्रण करता है, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, खाद्य अपमिश्रण की अधिनियम बना हुआ है 1954 का, उसमें वह दोषी पाया जाता है, ठीक है। फसाई जैसे कि एक बोर्ड होता है कि उसके मामले में क्योंकि निगम इस प्रकार की कार्रवाई करता है, जैसे कोई मीठे की दुकान हो गई,
तो भी ऐसी खाने की दुकान होगी जिसका उसका कारखाना उसके दुकान के पीछे लगा हुआ है, जहाँ वो तुरंत बनाकर सामान और बेचता है। यदि वो उस सामान में कुछ प्रकार की मिलावटें करता है तो वह दोषी पाया जाता है और वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता। अधिनियम बना हुआ है धारा अधिनियम 1954 का अधिनियम है, अब खाद्य अपमिश्रण से संबंधित है, तो उसमें भी वह दोषी पाया जाता है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर बैठा हो, चुनाव लड़ दिया उसने, मान लो पार्षद बन गया, ठीक है, हाँ तो सदस्य बन गया, पार्षद बन गया, लेकिन वो किसी अन्य लाभ के पद पर भी बैठा है तो वह उसको एक पद छोड़ना होगा। हाँ, उसको एक पद छोड़ना होगा चाहे कोई भी हो, और वह पहली बात तो अयोग्य ही माना जाएगा, हाँ नहीं लड़ सकता। इसमें एक अयोग्यता और थी कि 27 नवंबर 1995, जैसे 2005, जैसे एग्जैक्ट साल याद नहीं है, 27 नवंबर 1995 2007 के बाद में या 5 के बाद में, कुछ मैं देख के बताऊंगा, उससे पहले या उसके बाद में यदि व्यक्ति के 2 से अधिक संतान है तो भी व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा। और इस नियम को अभी हाल ही में 2025 में फरवरी में या 26 में फरवरी में पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। नगर पालिका इस एक्ट में संशोधन करती है, सरकार कहती है कि इस प्रकार के नियम को भी हटा दिया जाना चाहिए, तो फरवरी 2026 में इस प्रकार की बात को भी हटा दिया गया है, तो पढ़नी हमें नहीं है। तो धारा 21 सदस्यों की योग्यताएं, धारा 22 में क्या लिखो है, 22 में लिखो कि एक व्यक्ति 2 स्थान से अपना नामांकन को नहीं भर सके, ठीक है। धारा 23 में अपने चुप रहना है, मतलब कि ध्वनि विस्तार के ऊपर प्रतिबंध है। फिर धारा 24 में सदस्यों की अयोग्यता क्या क्या होंगी, तो न्यायालय में दोषी पाया गया हो, 5 वर्ष की जेल काट के रखा हो, यदि सरकारी कर्मचारी सेवा में था तो वह पहले उस सेवा में भी भ्रष्ट आचरण में दोषी पाया जाता हो, और लाभ के पद पर बैठा हो तो भी दोषी माना जाएगा, और खाद्य अपमिश्रण से संबंधित वह दोषी पाया जाता है तो भी वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। तो धारा 21 से लेकर धारा 24। धारा 24, धारा 24 में सदस्यों की अयोग्यताएं, अयोग्यता या निर्भरता, अयोग्यताएं पॉइंटों में लिखना आपने। तो पहले है न्यायालय में दोषी पाया गया हो, न्यायालय में दोषी पाया गया हो किस प्रकार के, एक तो 5 वर्ष की जेल काट के आ चुका हो, 5 वर्ष की जेल, तो वह अयोग्य माना जाएगा। सरकारी सेवा में था, सरकारी सेवा में रहकर भी वह दोषी पाया जाता हो, तीसरी बात, खाद्य अपमिश्रण से संबंधित दोषी, खाद्य अपमिश्रण, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम है 1954 का, उसमें भी दोषी पाया जाता हो या पाया गया हो तो वह अयोग्य माना जाएगा। फिर चौथे नंबर की लाभ का पद, यदि वह लाभ के पद पर बैठ गया हो तो भी वह क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की बात की गई है। फिर एक बात और कही गई है, इसमें एक बात और कही गई है कि यदि वह नगरपालिका या निगम या कोई भी स्वायत्त शासी निकाय बोर्ड में, अच्छा ध्यान से सुनना, नगरपालिका निगम और बोर्ड में यदि वह उसकी संपत्ति का गबन संबंधित मामले में, संपत्ति गबन संबंधी मामले में दोषी पाया जाता है या दोषी पाया गया हो तो वह चुनाव लड़ने या निर्वाचन संबंधित से क्या होगा, अयोग्य माना जाएगा। यदि निगम पालिका या कोई भी स्वायत्त बोर्ड है उसके संपत्ति का गबन करने का आरोप लगा हो और आरोप सिद्ध हो चुका हो तो व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा निर्वाचन से। हाँ वही है, नगर निगम में, पालिका में, कोई भी स्वायत्त निकाय विशेष है, सरकारी कार्यालय में रुपये हेरफेर हो गयो, चीजों हेरफेर हो गयो, कोई भी प्रकार संपत्ति गबन कर ली हुई है, ठीक है, तो वो अयोग्य माना जासी।
इस प्रकार की बात कह रही है। तो धारा नंबर एक तो 20 से 24 तक एक बार ते खुद वापस पढ़ो इन्हें। अगली बात धारा 25 का मतदान का अधिकार। धारा 24 में अयोग्यता देख ली, अब धारा 25 में मतदान का अधिकार। तो मतदान का अधिकार किसको होगा? मतदान का अधिकार किसको होगा? जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उससे मतदान का अधिकार होगा। क्या मतलब कि वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन उसका नाम किया गया है तो उस वार्ड का निवासी है और वोटर लिस्ट में उसका नाम भी है, 18 वर्ष आयु पूरी कर चुका है तो वो होगा। अच्छा, धारा 14 के अधीन यदि कोई व्यक्ति अयोग्य है तो वोट नहीं दे सकता। जैसे कि मानसिक रूप से विकृत है, भ्रष्ट आचरण है उसका, ठीक है, कोई भी प्रकार की बातें होगी तो उसे उसमें योग्यता लिखी हुई थी, यदि उसमें वह अयोग्य है, धारा 14 में निर्दिष्ट धाराएं से वह शर्तों से वह अयोग्य है तो वह योग्य नहीं माना जाएगा। और यदि व्यक्ति एक स्थान से, जैसे कि कोई एक बूथ है, जैसे कि 15 नंबर वार्ड में बूथ लगा हुआ है, तो एक बूथ पर भी वोट दे देता है और अन्य वार्ड में जाकर अन्य बूथ पर भी क्या दे देता है, अपना मत दे देता है। तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो भाई कुछ भी हो सकता है, भारत है तो कुछ भी हो सकता है। यदि कोई सुपुत्र व्यक्ति दो जगह जा रहा वोट दे रहा है जो, तो फिर वोट काउंट हो सी क्या? नहीं। यदि पकड़ में आएगा तो बढ़िया है, और लास्ट में पकड़े में आयो तो मेरा जिका दोनों वोट जिका धड़ वो दे रहे हैं नहीं, वो दोनों मत उसके शून्य माने जाएंगे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति एक से अधिक बूथों पर अपना जाकर मत देता है, हाँ, एक से अधिक वार्ड पर जाकर अपना मत देता है, तो उसके दोनों मत जो है वो शून्य माने जाएंगे। धारा 25 में इस प्रकार की ही बात की गई है। तो धारा 25 मतदान का अधिकार किसको मत देने का अधिकार होगा? जो 18 वर्ष की पूर्ण आयु पूर्ण कर चुका हो, निर्वाचक सूची में उसका नाम हो, उसके पास वोटर आईडी हो अपनी, वो वोट दे सकता है। धारा 14 में निर्दिष्ट धारा शर्तों से वह अयोग्य घोषित होता हो तो वह वोट नहीं दे सकता। या वह व्यक्ति जो एक अन्य अन्य बूथों पर जाकर अपना वोट दे देता है, ठीक है, चाल साजी से कैसे भी, लापरवाही से कैसे भी कर देता है, तो उसके दोनों मत है वो शून्य माने जाएंगे। धारा 26 अब मतदान आपा तो अधिकार तो अपन दे दियो धारा 25 में, तो धारा 26 में थे वोट दिए इसो किया, क्या देसो वोट, बल्कि निर्वाचन में मत देने की रीति कितने वोट किया देसो मतलब कि मंत्र सो देसो नहीं। बैलेट पेपर हुए कि एक व्यक्ति यदि स्वस्थ सही है, चल फिर सकता है, तो वह अपने पोलिंग बूथ पर जाकर वह वोट देकर आ सकता है ईवीएम के माध्यम से, ठीक है, या कैसे अभी ईवीएम की मशीन लगी हुई है तो ईवीएम पर जाकर अपना वोट दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति असहाय है, बुजुर्ग है या फिर दिव्यांग है तो वह कैसे आए, नहीं आ सकता। तो उस स्थिति में सरकार क्या करती है कि सरकारी निर्वाचन में जो भी ड्यूटी लगी हुई है जिसे भी कर्मचारी भी, तो उसमें 6-7 कर्मचारी इकट्ठे होकर उस व्यक्ति के घर पे जाते हैं और बैलेट पत्र के माध्यम से, मतलब कि बैलेट पेपर के मत पत्र के माध्यम से उसका वोट दर्ज करते हैं। एकदम हाँ, मुक्त रूप से उसका वोट दर्ज किया जाता है। उसमें भी सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि इसमें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसमें उसकी। तो बैलेट पेपर या मत पत्र के माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति अपना मत दे सकता है। तो मत देने की रीति की गई है इसमें कि वोट मत पत्र के माध्यम से और ईवीएम के माध्यम से व्यक्ति। अच्छा, कोई व्यक्ति बुजुर्ग है तो वो क्या देता है अपने पोते पोतियों को कि मेरा वोट जाकर आप देके आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। प्रतिनिधि के द्वारा वोट नहीं दिया जा सकता किसी भी, हाँ, कि कोई भी व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति है, उसका वोट कोई और देकर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस स्थिति में उसको वोट देने ही नहीं देंगे, बाहर वाले खड़े जो ड्यूटी लगी हुई है उनके वोट देंगे। तो प्रतिनिधि के माध्यम से वो अपना वोट नहीं दे सकता, ईवीएम के माध्यम से देख सकता है और बैलेट पेपर के माध्यम से उसकी मत देने की रीति की गई है। धारा 27 पहली धारा 25 मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार क्या क्या है? मतदान का अधिकार जैसे कि एक तो 18 वर्ष प्लस वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए।
उसके बाद में यदि कोई धारा 14 से संबंधित अयोग्य है तो वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। यदि एक व्यक्ति अन्य स्थानों पर वोट देकर आ जाता है, एक व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर वोट देकर आता है, तो उसके जो सारे वोट हैं, सारे मत हैं, वो शून्य माने जाएंगे धारा 25 का सार। फिर धारा 26 मत देने की रीति, मत देने की रीति। तरीका क्या होगा? तरीका सिंपल सा एकदम, ईवीएम के माध्यम से हम देते हैं वोट, ईवीएम के माध्यम से, उसके बाद में मतपत्र के माध्यम से, मतपत्र के माध्यम से वोट दे सकते हैं, ईवीएम के माध्यम से वोट दे सकते हैं। किसके माध्यम से नहीं दे सकते? तो प्रतिनिधि के माध्यम से वोट नहीं दिया जा सकता, प्रतिनिधि के माध्यम से वोट नहीं दिया जा सकता। धारा 26 पूरी बात का सार बता रहा हूँ बोलिए आपको, ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ दे रखी है। फिर धारा 27, धारा 27 में लिखा हुआ है कि आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना, आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना। आकस्मिक रिक्ति कैसे? जैसे कि एक जैसे कि सदस्यों की संख्या, जैसे कि मान लो 50 है, एग्जाम्पल के लिए 50 है, ये 50 सदस्य 5 वर्ष के लिए हैं, 5 वर्ष के लिए हैं, और इसमें से कोई एक व्यक्ति त्याग पत्र दे देता है, त्याग पत्र दे दिया उसने, या फिर उसकी मृत्यु हो गई, या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी हो गया, अविश्वास प्रस्ताव जारी हो गया। 50 व्यक्ति एग्जाम्पल के लिए है, क्योंकि 50 व्यक्ति है, 5 वर्ष के लिए है। यदि इसमें से कोई एक व्यक्ति भी त्याग पत्र, मृत्यु या अविश्वास प्रस्ताव जारी हो गया, तो ये एक पद क्या हो गया अब खाली। अब कितने पद है? 49 पदों को पूरा करना है, पूरा वापस 50 करना है, इसमें 1 प्लस ऐड करना पड़ेगा। तो वापस जिसको आपने चुनाव करना है, तो 2 तरीका है, या तो आपको क्या कर लो, वापस सीधा क्या कर लो, उपचुनाव कर लो, उपचुनाव है। अच्छा, उपचुनाव भी जिका है वह शेष कार्यकाल वासरी उसी, पहले भी आप बात करी थी, शेष कार्यकाल वासरी वापस क्या हो सकेगा, चुनाव उसी। जैसे कि 5 वर्ष है, अब 5 वर्ष हुआ, 30 वर्ष, 3 वर्ष निकल गया, कितना वर्ष रहा? 2 वर्ष। तो जिको उपचुनाव के माध्यम से जिको भी व्यक्ति आसी हो और ओनली 2 वर्ष वास्ते ही चुने दसी, ये 2 वर्ष बाद मन वापस चुनाव हो दसी। यहाँ होने के अब आगे सुना 5 वर्ष है नहीं, 5 में से 3 वर्ष हो गया, 2 वर्ष रहे, तो 2 वर्ष वास्ते चुनाव होना अनिवार्य है, ठीक है। और यदि एक कंडीशन और है, यदि अब 3 वर्ष को नहीं, अब कंडीशन रहेगी कि अब 5 वर्ष में होने में ओनली 6 माह बाकी रहे, 6 माह बाकी रहे, अब 2 पद खाली थे, तो नहीं, तब अठी राज्य सरकार की बात रही है, तो 6 माह शांति से बैठा रहो, 6 माह सरकार के शांति से बैठा रहो। 6 माह बाद चुनाव होशी, चुनाव में जिकी रिक्ति जिकी हुई है, रिक्ति भी मैं भरते सा, मतलब कि रिक्ति भी आपकी उद्देश्य, ठीक है। और एक बात और, आप तो समझ गया बात, यदि ई 50 में से जिको एक जिको निकलियो है, ई 50 को जिको एक निकलियो है, वो एक विशेष आरक्षित सीट सु थो, विशेष एक आरक्षित सीट सु थो, तो अब वापस जिक हम चुनाव होशी नहीं, तो भी विशेष आरक्षित सीट से वापस व्यक्ति ऐसी, जैसे कि ओबीसी सीट वाला चला गया, तो ओबीसी सीट के अंदर से वापस चुनाव होगा उसमें से, ऐसा नहीं जनरल सीट वाला आ जाएगा, नहीं, वो संबंधित सीट से चुनाव होगा उसका, और जितने वर्ष का शेष कार्यकाल रह गया उस वर्ष के लिए होगा ओनली। तो यदि 6 माह अब ओनली, जैसे कि माने 6 माह रहे हैं और 6 माह बाद चुनाव है, तब उपचुनाव नहीं होंगे, क्योंकि 6 माह के बाद चुनाव तो होने वाले हैं, तो उसके बाद चुनाव नहीं होंगे। 6 माह तक सरकार आगे वे ठहरो, 6 माह बाद चुनाव उसी, और चुनाव हो रहा आप व्यक्ति भरते सा आप लिखोड़ी है धारा 25, 26 और धारा 27 में आ बात 26 मत देने की रीति, मतदान का अधिकार वापिस नक्शू देखो, इन्हें वापिस नक्शू देख लो। निर्वाचन अपराध, धारा 28 में निर्वाचन अपराध लिखा हुआ है। निर्वाचन अपराध जैसे कि कोई भी व्यक्ति है कि निर्वाचन होने के बाद में
यदि उसकी अयोग्यताओं का पर्दाफाश होता है, कोई भी उसकी अयोग्यता रह गई होगी, जैसे कि धारा 14 में उसकी अयोग्यता रह गई है और धारा 24 में उसकी अयोग्यता रह गई थी, हमने तो लिखी थी, वो सारी अयोग्यताएं उसके पास, इनमें से किसी एक भी अयोग्यता उसके पास यदि है और वो दिखाई नहीं देती या वह उसे छुपाता है, हाँ यदि उसे वह छुपाता है और यही अयोग्यता जब निर्वाचन के बाद में उजागर होती है तो उसे 6 माह का कारावास होता है और उसे दंड जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। कहाँ वर्णित है तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 125 से लेकर 136 तक सभी उसमें उल्लेख किया गया है कि अगर इस प्रकार की कोई भी अयोग्यता उसमें पाई जाती है और निर्वाचन के बाद में पाई जाती है तो वह 6 माह के लिए कारावास लगता है और वह जुर्माने के लिए भी योग्य होगा, उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन वो चुनाव से भी क्या रहता है, प्रतिबंधित हो जाता है और वह 6 माह के कारावास के लिए भी तैयार हो जाता है। तो धारा 28 निर्वाचन का अपराध, निर्वाचन में अपराध या निर्वाचन अपराध, धारा 28 में इस प्रकार की बातें की गई। निर्वाचन अपराध क्या, निर्वाचन अपराध क्या कि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति है, यदि वह अपनी अयोग्यता को क्या करता है, छुपाता है, अयोग्यता को क्या करता है, छुपाता है और निर्वाचन के बाद में वह उजागर होती है तो उसे क्या करना पड़ता है, एक तो 6 माह का क्या है, कारावास है, 6 माह का कारावास है और शास्ति है, शास्ति मतलब कि क्या बताया गया है, जुर्माना है। धारा 28 निर्वाचन अपराध, तो व्यक्ति अयोग्यता से ग्रसित है, उस बात को छुपाता है और फिर निर्वाचन चुनाव लड़ता है, निर्वाचन में जीत भी जाता है, लेकिन यह अयोग्यता उसकी बाद में नजर आती है तो उसे, उसका भी इलाज राज्य सरकार करती है। ठीक है, फिर धारा 29, धारा 29 एक बार बार आपका पीछे शब्द बढ़ता आया था, भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण। क्या है भ्रष्ट आचरण? भ्रष्ट आचरण की क्या परिभाषा है, क्या परिभाषा है भ्रष्ट आचरण की, वो भी इस अधिनियम में बताई गई है। अच्छा, इसकी इसकी जो अधिनियम की धारा है वो है लोक प्रतिनिधि अधिनियम, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 125 से लेकर 136 तक है, उसमें ये बातें की गई सारी। अब धारा 29 भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण में क्या है, यदि कोई व्यक्ति चुनाव के दरमियान या कोई उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति है, जैसा कि एक व्यक्ति है, वह निर्वाचन के दौरान किसी को रिश्वत, प्रलोभन या पारितोष से संबंधित उसे सुविधाएं प्रदान करवाता है, उसमें दोषी पाया जाता है या पकड़ा जाता है तो वह भ्रष्ट आचरण की सूची में आएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति धर्म, लिंग और जाति के आधार पर वोट मांगता है तो भी वह भ्रष्ट आचरण की सूची में आएगा। कहने का मतलब है कि धार्मिक धर्म को लेकर यदि कोई वोट मांगता है तो वह भ्रष्ट आचरण की सूची में आता है। लेकिन ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद में बताया गया है यदि कोई व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस या सशस्त्र बलों का दुरुपयोग करता है या उनके साथ, हाँ, उनके साथ कोई प्रकार का मिसबिहेव करता है तो वो भी भ्रष्ट आचरण की सूची में ही आते हैं। वो व्यक्ति, वो उम्मीदवार भ्रष्ट आचरण की सूची में आएगा। यदि वह रिश्वत, प्रलोभन के माध्यम से करता है तो, और धर्म, जाति, लिंग के आधार पर वह वोट मांगता है तो, यदि सती प्रथा के गौरवान्वित होने का गौरव दिखाता है और उस आधार पर वह वोट मांगता है तो भी भ्रष्ट आचरण की सूची में ही आएगा। यदि कोई गजेटेड ऑफिसर या फिर पुलिस और सशस्त्र बलों के दुरुपयोग करता है, उनसे मिसबिहेव करता है तो भी वह भ्रष्ट आचरण की सूची में आएगा। यदि कोई व्यक्ति, उम्मीदवार वाहन द्वारा वोटर्स को लेकर आकर वोट दिलवाता है, मतलब कि अपने वाहन के माध्यम से वह उस वोटर्स को, मतदाताओं को लेके आते हैं और फिर वोट दिलाते हैं, वो भी भ्रष्ट आचरण की सूची में आते हैं। लेकिन वोटर्स को गाड़ी में लेके आना, अपनी धर्म के आधार पर वोट मांगना, जाति के आधार पर वोट मांगना, रिश्वत, प्रलोभन देकर वोट मांगना, ये सारे अधिनियम तक ही सीमित है। धरातल पर इनका कोई प्रकार का उपयोग नहीं किया गया है।
कहीं कहीं होता है, कोई उपवास स्वरूप होता है, लेकिन ज्यादातर इन सारे अधिनियमों की धज्जियां ही उड़ाई जाती है, लेकिन हमें तो पढ़ना है। तो धारा नंबर 29, भ्रष्ट आचरण क्या है? धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई वोट मांगता है, कोई रिश्वत देता है, कोई रिश्वत के माध्यम से, कोई वाहन द्वारा वोटर्स को लेके आते हैं, वो भी क्या है, भ्रष्ट आचरण की सूची में आते हैं। और कोई भी अधिकारियों से क्या करता है, मिसबिहेव करता है या उनका दुरुपयोग करता है, वो भी क्या आती है, भ्रष्ट आचरण की सूची में आता है। तो धारा 29 इस प्रकार। फिर धारा 30, धारा 30 में निर्वाचन के संबंधी मामले में न्यायालय पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, सिविल न्यायालय पर, न कि फौजदारी। सिविल न्यायालय पर कुछ प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कि निर्वाचक नामावली तैयार करना, ठीक है, और स्थानों का आवंटन करना, ठीक है, और राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग के कोई प्रकार के ऐसे नियम विनियम होंगे, उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। उसे मतलब कि इस संबंधित मामले में न्यायालय जो है वह इसमें अधिकारिता नहीं कर सकता। इस प्रकार धारा 30 में बात की गई है कि निर्वाचन के मामलों में सिविल न्यायालयों का अधिकारिता वर्जन, बस उनको मना किया गया है एक बार के लिए कि स्वतः संज्ञान आप नहीं ले सकते, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लैंग्वेज आसान है, आप स्वयं ही देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।